हेलो एंड वेलकम। दिस इज सीजन 2 ऑफ ऑटिज्म डॉक टॉक। आज का हमारा टॉपिक है कि यूडीआईडी कार्ड कैसे बनवाना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, कौन सी साइट पे जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस साइज़ में डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसके बाद कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। और ये सब हमें समझाने के लिए आज हमारे साथ है उम्मीद चाइल्ड एंड डेवलपमेंट सेंटर मुंबई से रूही पटवर्धन एंड अश्विनी जाधव। रूही पटवर्धन, इन्होंने अपना एमए इन सोशल वर्क किया है, उनका स्पेशलाइजेशन है डिसेबिलिटी स्टडीज़ एंड एक्शंस। सिमिलरली अश्विनी ने भी एमए इन सोशल वर्क किया है, उनका भी स्पेशलाइजेशन सेम ही है और करंटली दोनों भी सोशल वर्क डिपार्टमेंट ऑफ उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स में काम कर रही है। तो वेलकम रूही, वेलकम अश्विनी। ओके सो मेरा नाम रूही पटवर्धन है। मैं उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में एज अ सोशल वर्कर काम कर रही हूँ पिछले 3 सालों से। उम्मीद एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिन बच्चों को डेवलपमेंटल डिले या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होता है उनके साथ वो काम करते हैं। और उम्मीद पिछले 20 सालों से मुंबई में काम कर रही है इस फील्ड में। उम्मीद मुंबई में लोअर परेल में बेस्ड है। एंड मेरा जो टीम है सोशल वर्क टीम, हम जिन बच्चों और उनके परिवारों के साथ इंक्लूजन पे, राइट्स पे काम करते हैं कि बच्चे किन स्कूल में जा सकते हैं, उनको जो उनके हक है वो कैसे मिल सकते हैं, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स या प्रोविजंस है वो कैसे मिल सकते हैं। इन सारी चीजों पे हम उम्मीद में फोकस करते हैं सोशल वर्क टीम में। फैंटास्टिक, थैंक यू रूही। अश्विनी, अभी हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में। थैंक यू भावना। नमस्ते। मेरा नाम अश्विनी जाधव है। मैं उम्मीद में सोशल वर्कर हूँ। और जैसे कि रूही ने कहा, उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर बच्चे और उनके परिवारों के साथ काम करते हैं। और हम फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं ओवरऑल ये जर्नी में, जहाँ पर पेरेंट्स बहुत सी दिक्कतों को फेस करते हैं, जैसे कि कभी यूडीआईडी कार्ड हुआ या फिर स्कूल रिलेटेड कंसर्न होते हैं पेरेंट्स की। तो ओवरऑल प्रोसेस में हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, और जहाँ पर भी उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है वहां पर सोशल वर्कर, और हर फैमिली को सोशल वर्कर दिया जा गया है उम्मीद में। तो हम हर फैमिली को अपने अपने हिसाब से उनके हिसाब से उनको सपोर्ट करते हैं। वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू अश्विनी। तो रूही एंड अश्विनी, जैसे आप दोनों अवेयर हैं, आज आप हमारी एक्सपर्ट्स हैं और आप हमें हैंड होल्ड करने वाली है, हमें गाइड करने वाली है कि यूडीआईडी कार्ड कैसे बनवाया जाता है। जैसे आप हमें बताने ही वाली है कौन से साइट्स होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, डॉक्यूमेंट्स किस साइज में होने चाहिए और उनको उन साइज में कैसे करवाना है, ये सब आप हमें बताने वाले हैं। और उसके साथ ही आप हमें डिसेबिलिटी कार्ड भी कैसे बनाते हैं, ये इसकी भी जानकारी देने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अभी वेरी रिसेंटली इन सारे प्रोसेस से गई हूँ और आई कैन टेल यू ये बहुत इजी चीज नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम भी देना पड़ता है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली समझना भी जरूरी होता है। पर तब तक चूंकि आपने हमें गाइड नहीं किया था तो शायद मुझे दिक्कतें हुई थी। बट अब आप हम सभी को गाइड करने वाली है, तो होपफुली जो हमारे पेरेंट्स है, जो भी प्रोफेशनल्स है, उनको ये कार्ड्स बनवाने में, डिसेबिलिटी कार्ड और यूडीआईडी कार्ड सर्टिफिकेशन बनवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मैं समझती हूँ। पर उससे पहले अश्विनी, मुझे आपसे जानना है कि ये यूडीआईडी कार्ड बेसिकली होता क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और क्यों ये बनवाना चाहिए। थोड़ी इसके बारे में जानकारी हमें अदिति ने लास्ट टाइम दी थी, बट एक रिफ्रेशर एक हेल्प करेगा हमें, प्लीज। श्योर श्योर। यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड इसे कहा जाता है, और जिसे हम शॉर्ट में यूडीआईडी कार्ड कहा जाता है। यूडीआईडी कार्ड एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज या फिर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए। और ये एक प्रूफ माना जाता है। जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 का, उसके बाद ये इनिशिएटिव लिया गया है यूडीआईडी कार्ड का, जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स एंड प्रोविजन अवेल करने के लिए है। और अगर उस गवर्नमेंट के जो स्कीम्स एंड प्रोविजंस अगर हमें अवेल करने होंगे, तो हमारे पास यूडीआईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है। एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर पर्सन की डिसेबिलिटी डिटेल्स होते हैं, परसेंटेज होते हैं, और साथ ही साथ अ, ये कितने समय तक इस कार्ड का उपयोग कर सकते हैं इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। और ये यूडीआईडी कार्ड हमें पैन कार्ड की तरह दिखाई देता है, छोटा होता है, जो इजी टू कैरी हो सकता है, हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब पर्सन विद डिसेबिलिटी यूडीआईडी कार्ड बनाते हैं, उन्हें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जहाँ पर उनकी डिसेबिलिटी के बारे में डिटेल में मेंशन किए होती है सारी चीजें। और यूडीआईडी कार्ड में एक शॉर्ट होता है जो उसे हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रैवल्स में यूज कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में हो सकता है। साथ ही साथ एजुकेशन में भी अगर कुछ बच्चों के लिए कंसेशन की जरूरत होगी तो वहां पर भी उसका इस्तेमाल होता है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम्स अवेल करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। साथ ही साथ इनकम टैक्स के लिए इसे ये
ओवरऑल ऊपर ऊपर जो मैंने नाम लिए हैं, ये हम मतलब यहाँ पर इसका इस्तेमाल हो सकता है, बट अन्य कहीं और स्कीम्स है जहाँ पर यूडीआईडी कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है। ओके, फैंटास्टिक अश्विनी, ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आपने दी है। और इन शॉर्ट में ये कह सकती हूँ क्या कि जहां जहां मुझे ये बताना पड़े कि मेरे बच्चे को एक डिसेबिलिटी है और उसका ये परसेंटेज, जहां जहां भी मुझे वो दिखाना पड़े, तो उस एज अ प्रूफ में वो यूज कर सकती हूँ। करेक्ट। ओके। और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट को भी, ये यूडीआईडी कार्ड जो कंसेप्ट आया है 2016 के बाद, गवर्नमेंट को भी एक प्रूफ होता है कि कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज का रिकॉर्ड रखने के लिए, अगर गवर्नमेंट को कुछ और स्कीम्स एंड प्रोविजन में अगर कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ और ज्यादा स्कीम इसमें एड ऑन करने होंगे, तो हमारे हम्म। गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड रहता है कि इतने पर्सन विद डिसेबिलिटी का पॉपुलेशन है, और उस हिसाब से हम हमारे पॉलिसीज एंड स्कीम्स जो है वो डेवलप करते रहते हैं। तो उसके लिए भी यह कार्ड हमें बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका बेनिफिट डेफिनेटली हर किसी को होता है। राइट, राइट। मैंने रिसेंटली बनवाए हैं और कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस चीज का, जैसे आपने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया है, तो फ्लाइट में तो अब तक मैंने यूज कर पाई उसे, बट होपफुली जब भी ट्रेन का सफर होगा, आई थिंक ट्रेन के सफर में मैं उसे यूज कर पाऊंगी। यस। डेफिनेटली। या थैंक यू अश्विनी, ये पूरी जानकारी देने के लिए। अभी रूही, हम आपसे समझना चाहते हैं कि ये यूडीआईडी कार्ड कैसे बनवाया जाता है। तो जैसे आप हमें बताने वाली है कि साइट कौन सी होती है, कहाँ जाना होता है, अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन उसका अगर दे पाए तो वो बहुत हेल्प करेगा। श्योर। श्योर। सो ये जो यूडीआईडी कार्ड होता है, डेफिनेटली अश्विनी ने हमें एक इंट्रोडक्शन दिया है कि जी। ये क्यों बनाना चाहिए और ये कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता हम्म। है। तो जब हम ये बनाते हैं, आई थिंक जब हम उम्मीद में बनाते हैं, तो सबसे जरूरी जो क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का, वो यही होता है कि इसके स्टेप्स क्या है या इसके बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहती हूँ कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है एंड जो यूडीआईडी कार्ड है, उसका प्रोसेस सेम है। तो अगर आप यूडीआईडी कार्ड का प्रोसेस फॉलो करते हो, तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी ई फॉर्मेट में और हार्ड कॉपी में मिल जाता है। तो यूडीआईडी कार्ड बनाने के 3 स्टेप्स है। आज मैं आपको फर्स्ट स्टेप का, जो फॉर्म फिलिंग का स्टेप है, उसका डेमो करके दिखाऊंगी। एंड जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं ऑफ कोर्स आपको समझाऊंगी कि उसके बाद क्या करना होता है। तो हम शुरू करते हैं आज का फॉर्म फिलिंग। एंड मैं बस एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये हम एक डमी फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, हम ये फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे। ये बस दिखाने के लिए है कि ये फॉर्म कैसे भरा जाता है। जी। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन को कि यहाँ पे यस। जो वेबसाइट खुला है, इसका नाम है www.swavalambancard.gov.in। आप इसको एक्सेस करने के लिए या तो डायरेक्टली वेबसाइट टाइप कर सकते हैं या गूगल पे जाके यूडीआईडी एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं। जो फर्स्ट लिंक आता है वो यूजुअली इस वेबसाइट का लिंक ही होता है। तो ये एक गवर्नमेंट का वेबसाइट है। एंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म खोला है, लेकिन मैं होम पेज से आपको दिखाती हूँ कि इस वेबसाइट पे क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वेबसाइट पे काफी सारा इन्फॉर्मेशन है पीपल विद डिसेबिलिटीज के बारे में, यूडीआईडी कार्ड के बारे में और उसके बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे काफी कुछ किया जा सकता है, जैसे कि हम अप्लाई कर सकते हैं, हम रिन्यू करा सकते हैं अगर कोई ओल्ड कार्ड है, हम ट्रैक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो इस वेबसाइट से हम कर सकते हैं। तो अभी हम वेबसाइट के राइट हैंड कॉर्नर पे जाएंगे यहाँ पे, और रजिस्टर पे हम क्लिक करने वाले हैं। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फॉर्म खुला है। तो ये जो फॉर्म है ये 4 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट पार्ट होता है पर्सनल डिटेल्स, जहाँ पे हमें जिसके लिए हम भर रहे हैं उनके बेसिक डिटेल्स, एड्रेस, एजुकेशन, ये सब भरना होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डिसेबिलिटी डिटेल्स। तो जो डिसेबिलिटी है वो कौन सी है, कौन सा अफेक्टेड एरिया है, ये सारी चीजें हमें भरनी होती है। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, जो कि अगेन जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भरना होता है। एंड लास्ट होता है आइडेंटिटी डिटेल्स। तो जो भी हम आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट कर रहे हैं उसके बारे में वो डिटेल्स होते हैं। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगी, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप मेरा कर्सर फॉलो कीजिए पूरे डेमो में। तो जी। यहाँ पे चूज रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन है, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहाँ से है, हमारी रीजनल लैंग्वेज क्या है, उसके हिसाब से हम चेंज करा सकते हैं, क्योंकि एक इंग्लिश में होता है, उसके नीचे रीजनल लैंग्वेज में फिल करना होता है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाऊंगी, तो आप देख सकते हैं कि काफी सारे रीजनल लैंग्वेजेस का लिस्ट यहाँ पे है। तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा रीजनल लैंग्वेज मोर कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे मैं हिंदी चूज करने वाली हूँ। ठीक। तो अभी हम शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे पहले हम फर्स्ट नेम लिखेंगे। ये फर्स्ट नेम होता है एप्लीकेंट का, जिसके लिए हम फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लिखती हूँ। मिडिल नेम आप देख सकते हैं, जहाँ पे भी ये रेड कर्सर नहीं है, रेड स्टार नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है फिल करना। जो रेड स्टार है वो डिटेल्स हमें फिल करनी जरूरी है, उसके अलावा हम आगे नहीं जा सकते हैं। सो तो जहाँ यहाँ रेड पे स्टार है वो मैंडेटरी है, कंपलसरीली वो भरना ही है, यस और जहाँ वो यस रेड नहीं है तो वो अगर अब नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, है तो ना? चलेगा। यस, यहाँ पे मैं मिडिल नेम ब्लैंक छोड़ने वाली हूँ एंड मैं सरनेम फिल करूंगी। सेम इन देवनागरी। आप देख सकते हैं जब मैं इंग्लिश में टाइप करती हूँ और स्पेस देती हूँ तो वो अपने आप देवनागरी में या आपके रीजनल लैंग्वेज में आता है। अगर यहाँ पे जो आया है वो करेक्ट स्पेलिंग नहीं है तो आप थोड़ा लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को ट्विस्ट करके वो स्पेलिंग ला सकते हैं, या तो आप गूगल इनपुट का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं सेम करूंगी। आप देख सकते हैं फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैं फादर्स नेम लिखूंगी और मदर्स नेम मैं यहाँ पे लिखूंगी। सब जगह पे आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे हमें प्रिया लिखना है बट प्रिया आ रहा है, तो यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। तो अभी मैं गूगल इनपुट पे जाके या फिर इसका स्पेलिंग ट्विस्ट करके इसको रीजनल लैंग्वेज में लिखूंगी। आप देख सकते हैं अभी प्रिया आ गया है यहाँ पे। अभी डेट ऑफ बर्थ जब हम लिखते हैं तो जो हम डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं उसके हिसाब से ऑटो एज आ जाता है। जो जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो एक ऑटो एज आया है 12 इयर्स। तो वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि ऑटो एज करेक्ट है या नहीं। जेंडर सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, तो वो यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल एंड ईमेल, मोबाइल नंबर एंड ईमेल कंपलसरी नहीं है। आप नहीं देते हैं तो भी आप आगे जा सकते हैं। अगर देते हैं तो फायदा ये होता है कि जो भी अपडेट्स है वो हमें एसएमएस से या ईमेल से पहुंचाए जाते हैं। यहाँ पे फैमिली का कौन सा कास्ट है वो सिलेक्ट करना होता है। ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस भी कंपलसरी नहीं है, तो हम ऐसे छोड़ सकते हैं। रिलेशन विद पीडब्ल्यूडी यूजुअली वो होता है कि जो फॉर्म भर रहे हैं उनका पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो मदर, फादर, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सेल्फ भी रूही, सिलेक्ट कर सकते रूही, हैं। यहाँ यहाँ एक क्वेश्चन है मेरा, जो मैंने फॉर्म भरते समय भी मैंने देखा था। सो जो ऊपर है नेम ऑफ आवेदक, आवेदक नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो आवेदक उसमें, का नाम। हाँ, तो उसमें आवेदक वो बच्चा होगा जिसके लिए आप यूडीआईडी कार्ड बनवा रहे हो, ना कि यस द मदर हु इज फिलिंग अप द फॉर्म, है ना? यस मदर यस नहीं होगी, आवेदक हमेशा बच्चे का ही नाम होगा। और इस वाले पार्ट में जो आवेदक है, जो बच्चा है, तो उसका जिसने फॉर्म भरा है, जो कि मैं थी, तो उसके साथ क्या रिलेशन है ये लिखना है, राइट? यस हाँ, यस। सो ये फॉर एग्जाम्पल अगर आप भर रहे हो तो आप यहाँ पे मदर डालोगे। ठीक है। तो हम उम्मीद में कभी कभी सेल्फ भी लिखते हैं। एक स्टेप बच जाता है, जो आपको आपके जो डिटेल्स, अगर आप मदर डालते हैं तो आपको आपका भी आइडेंटिटी प्रूफ कैरी करना होता है। तो यूजुअली सेल्फ डालते हैं तो भी असेसमेंट हो जाता है, तो ओके, हम यूजुअली यहाँ पे सेल्फ डालते हैं। गॉट इट। तो मैं अभी यहाँ पे फोटो अपलोड करने वाली हूँ। फोटो आवेदक का? आवेदक का, यस। जो भी फोटो या डिटेल्स है वो आवेदक के होते हैं, यानी कि जिसके लिए हम फॉर्म भर रहे हैं उनके वो डिटेल्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो कंपलसरी है, थंबप्रिंट या सिग्नेचर कंपलसरी नहीं है। तो मैं फोटो अपलोड करने वाली हूँ और थंबप्रिंट और सिग्नेचर ब्लैंक छोड़ने वाली हूँ। ओके, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये फोटोज और ये चीजें हमने सिर्फ एक डमी के तौर पर ली है, बट आप मेक श्योर करें कि आप अपने बच्चे या आवेदक का ही फोटो डालें उसमें। यस, फॉर्म फिल करने से पहले हम ये सजेशन देंगे कि आप आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर या थंबप्रिंट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। यहाँ पे हम अभी एड्रेस फिल करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इधर भी जैसे ही मैं भर रही हूँ वो देवनागरी में आ रहा है। तो यहाँ से अभी हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट, अगर आप मुंबई से है तो प्रॉपर्ली मुंबई या मुंबई सबअर्बन सिलेक्ट कीजिए। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है प्रॉपर्ली सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि जो लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स आता है वो अकॉर्डिंग टू द एड्रेस आता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान में रखना जरूरी है कि जो आपका एड्रेस प्रूफ है वो आपके करंट एड्रेस का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, वो बच्चे के नाम पे होना चाहिए जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं।
क्योंकि ये एक एज अ आइडेंटिटी प्रूफ और एज एन एड्रेस प्रूफ दोनों चल जाता है, इसलिए। यहाँ पे अभी हम एड्रेस प्रूफ अपलोड करने वाले हैं डेफिनेटली। तो मे बी हम ये फॉर्म एक बार फिल करते हैं, एंड में Okay. हम इमेज रिसाइजिंग का देखते हैं। जी, तो तो इस यहाँ पे पर्टिकुलर साइज की ही हमने जो भी आपने ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट लगाया है फोटो, वो भी एक पर्टिकुलर साइज का बोला उन्होंने, 15 KB to 30 KB। यस, तो यस, जो भी फोटो आप अपलोड करने वाले हैं वो उसी साइज की होनी चाहिए। अगर वो उसी साइज की नहीं है साइज तो एक्सेप्ट नहीं करेगा ये, तब तक आप आगे जा ही नहीं पाएंगे। और सिमिलरली यस, यहाँ जो आप प्रूफ दे रहे हो, अगर आप आधार कार्ड दे रहे हो तो लंबा वाला आधार कार्ड देना है, जहाँ ऊपर वो लिखा होता है, नीचे जो आपका जो आधार कार्ड जो हम साथ में लेके घूमते हैं छोटा सा, तो वो भी इस पर्टिकुलर साइज का होना चाहिए, 10 KB to 100 KB, है ना? करेक्ट, जी, और अगर यस, वो साइज का नहीं है तो वो रिसाइज कैसे करना है वो रूही जी बताने वाली है। यस। ओके, तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना कि जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे मेंशन भी कर रहे हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो आप यहाँ पे सेम एज अबव पे क्लिक कर सकते हैं, और आपका एड्रेस वैसे का वैसा नीचे आ जाएगा। जी, एजुकेशन डिटेल्स भरना जरूरी नहीं है। अगर आपको पता है कि एजुकेशन डिटेल्स क्या है, तो आप ये ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर जैसे मेरा बच्चा, हम लोग स्कूल ही नहीं जा रहे थे, नर्सरी में ही थे, तो वहाँ क्या हमें करना है? तो आप ये ब्लैंक छोड़ सकते हैं, आप ओके, ब्लैंक छोड़ के भी आगे जा सकते हैं। ओके, ग्रेट। तो अभी हम नेक्स्ट जाएंगे, तो जी, डिसेबिलिटी डिटेल्स का सेक्शन अभी हम भरने वाले हैं। अगर ये पहली बार है कि आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन में डू यू हैव अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में हम नो लिखेंगे। हम्म, अगर हम यस सिलेक्ट करते हैं, ये उन लोगों के लिए है कि जो जिनके पास ऑलरेडी एक ओल्ड फॉर्मेट में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो उनको यहाँ पे वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, एंड उनका डेट ऑफ इशू एंड जो भी डिटेल्स डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे है वो यहाँ पे उनको लिखने होंगे, उसके बाद वो आगे जा सकते हैं। तो हम नो करके आगे जाएंगे, एंड हम यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सिलेक्ट करने वाले हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सिलेक्ट करना है डिसेबिलिटी बाय बर्थ या डिसेबिलिटी सिंस। तो सिंस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, हम उसको डिसेबिलिटी बाय बर्थ में सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिसेबिलिटी एरिया सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है कि जो डिसेबिलिटी है उसके वजह से या उसके वजह से कौन सा जो बॉडी में जो एरिया है वो कौन सा एरिया अफेक्टेड है या कौन से एरिया में डिफिकल्टी हो रही है। तो यूजुअली जब ऑटिज्म होता है तो हम ब्रेन सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। अगर आप श्योर नहीं है कि कौन सा एरिया है, वी वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप आपके डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से या आपके पीडियाट्रिशियन से हेल्प ले, या आपके थेरेपिस्ट से आप पूछिए कि यहाँ पे क्या भरना है। जी, बाकी जो डिटेल्स है, जो हॉस्पिटल के डिटेल्स है, वो उनके लिए है जिन्होंने पहले एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया है, उनको अकॉर्डिंग टू द सर्टिफिकेट ये डिटेल्स भरने होंगे। यहाँ पे हम सिर्फ ये डिटेल्स भरने वाले हैं, डिसेबिलिटी ड्यू टू में कॉन्जेनाइटल, ये एक मेडिकल टर्म है, इसका मतलब होता है डिसेबिलिटी बाय बर्थ, तो हम बस वो भरेंगे एंड हम आगे जाएंगे। उसमें ऑप्शंस देखेंगे हम ड्रॉप डाउन में, और क्या है? श्योर, क्योंकि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, शायद थोड़ा हैंग भी हो सकता है, हाँ, हाँ, हम पीछे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस है। अगर आप श्योर नहीं है, अगेन जहां पे भी आप श्योर नहीं है, हम आपको एनकरेज करेंगे कि आप डॉक्टर से मदद ले कि यहाँ पे क्या फिल करना है। जी, ये हॉस्पिटल अभी नहीं डालना है ना? नहीं, नहीं। ओके, तो जो थर्ड सेक्शन है वो है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। अगर आप जो जिसके लिए भर रहे हैं वो 18 ईयर्स के अबव है, तो आप एम्प्लॉयड डाल के, अगर वो काम कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली डिटेल्स भर सकते हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड डालते हैं और अगर आप बच्चे के लिए भर रहे हैं, तो यूजुअली हम अनएम्प्लॉयड डाल के यहाँ पे बर्थ डेट डाल देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ भी कंपलसरी नहीं है, कहीं पे भी हमें रेड स्टार नहीं दिख रहा है। तो ये डिटेल्स अगर आप श्योर नहीं है, आप नहीं भरते हैं, तो भी आप आगे जा सकते हैं फॉर्म में। जी, तो थर्ड सेगमेंट पूरा ही उसमें मैंडेटरी कुछ नहीं है? ऑप्शनल है, यस। अच्छा, जनरली ये डिटेल्स इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता है, तो उनके पास भी रिकॉर्ड होता है कि इनकम क्या है फैमिलीज का, तो वो अकॉर्डिंगली स्कीम्स उनको अवेल करा सकते हैं, इसलिए। तो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में हम अगेन आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ इज सेम एज प्रूफ एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस के चेकबॉक्स पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है और जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस का प्रूफ है वो अलग है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आधार कार्ड डाल रहे हैं और आइडेंटिटी प्रूफ में पासपोर्ट डाल रहे हैं, तो फिर आप ये चेकबॉक्स नहीं सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे फिर से एक दूसरा प्रूफ अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम कोई और प्रूफ सिलेक्ट कर, जस्ट अ मिनट। सो ये यहाँ जो पूछा गया है आइडेंटिटी प्रूफ,
वो जो हमने फर्स्ट सेक्शन भरा है उससे रिलेटेड है ना? अगर वहाँ यस वहाँ जो हमने आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ दिया है और आइडेंटिटी प्रूफ भी आपका सेम ही है, तो आपको बस वो टिक करना है। करेक्ट नया कोई यहाँ अपलोड करने की जरूरत नहीं। पर आपका एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ अलग अलग देने वाले हो, तो ये जो दूसरा है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, वो आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा, है ना? यस जी। यस ओके इसके बाद जब हम ये लास्ट सेक्शन है, इसके बाद हमें यहाँ पे आधार नंबर भरना होता है। उसके बाद हमें एक चेकबॉक्स पे सिलेक्ट करना होता है जो कि है आई अग्री टू शेयर माय आधार इन्फॉर्मेशन विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हम्म। इसके बाद एक कैप्चा कोड आता है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये ठीक से भरा नहीं तो फॉर्म आगे नहीं जाता है। तो हम जी। अभी यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है तो आप उसको साउंड पे भी कर सकते हैं, तो वो रीड करके दिखाता है कि क्या लिखा है, या फिर आप रिफ्रेश कर सकते हैं इस कोड को। तो अकॉर्डिंगली करके फिर आप आई हैव रेड एंड अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस पे चेकबॉक्स पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें सिर्फ सबमिट करना होता है। उसके लिए हमें ये प्रोसीड ऑप्शन पे सिलेक्ट करना होता है। हम अभी वो ऑप्शन पे सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इससे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन जो भी फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, एक बार आप देखेंगे कि आपका सारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, उसके बाद आप प्रोसीड ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोसीड ऑप्शन में सिलेक्ट करने के बाद एक चेकलिस्ट आता है, एक प्रीव्यू आता है फॉर्म का, जो भी आपने डिटेल्स अपलोड किए हैं वहां पे आप एक क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। एक चेकबॉक्स आता है कि क्या आपने डॉक्यूमेंट ठीक से सबमिट किया है, क्या आपने जो भी लिखा है वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट के हिसाब से लिखा गया है। ये बस आपके लिए भी क्रॉस चेक करने के लिए है। कई बार क्या होता है कि हम जल्दी में फॉर्म फिल करते हैं और कुछ ना कुछ रह जाता है, तो इसके लिए वो एक चेकबॉक्स होता है। वो चेकबॉक्स सिलेक्ट करके फिर जब हम कंफर्म बोलते हैं तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं स्टॉप शेयर करूंगी और मैं आपको एक रिसीट दिखाती हूँ। जैसे कि जब हम सबमिट करते हैं तो हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म और रिसीट डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। ये जो रिसीट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे एक नंबर आता है जो यूनिक होता है हर पर्सन के लिए जिसके लिए हम ये फॉर्म भरते हैं। वो नंबर ये फॉर्म और ये कार्ड ट्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसी रिसीट पे हमें एक लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स भी आता है जहाँ पे आप जाके स्टेप 2 यानी कि असेसमेंट हम कर सकते हैं। तो मैं अभी रिसीट का इमेज शेयर स्क्रीन करती हूँ। एक रोहित। डेफिनेटली पेरेंट्स आप जब भी हर कोई अगर ये फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं, वो अपने सामने अपना आधार कार्ड रखे, ताकि उनको आधार कार्ड में जैसा एड्रेस दिया है वैसे ही वो टाइप कर पाए। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस हुआ तो आगे जाके जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो जैसे ही आधार कार्ड पर एड्रेस लिखा होगा, सेम एड्रेस हम टाइप करेंगे तो चीजें थोड़ी स्मूथ हो जाए। जी, करेक्ट। तो मैं बस एक रिसीट का फोटो दिखाती हूँ कि जो रिसीट आपको मिलेगा सबमिट करने के बाद वो कैसे दिखता है। तो जो आपने अभी तक फॉर्म भरा, वंस यू क्लिक ऑन प्रोसीड, तो प्रोसीड के बाद जो आपने चेकलिस्ट बताया था कि आपने यस सही से फॉर्म भरा है क्या और वो सब, तो वो आप चेक करने के बाद जब आप वो अल्टीमेटली सबमिट करते हैं तो ऑनलाइन ईमेल के द्वारा आती है ना जो रिसीट आप कह रही है? जो हमारा एक प्रोफाइल बनता है उस वेबसाइट पे, तो वो प्रोफाइल हम्म। खुलता है एंड उस पे डाउनलोड एप्लीकेशन एंड डाउनलोड रिसीट का ऑप्शन आता है। तो ओके। वहां से हम दोनों डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। जी। तो मैं अभी एक रिसीट का फोटो दिखाती हूँ। ये एक बच्चे का रिसीट है और थोड़ा इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए हमने ब्लर किया है। बट हम्म। यहाँ पे सबसे जरूरी बात है, मैं जूम करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स है। क्या आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? जी। जी। यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बच्चे का हमने मुंबई में किया है, ये मुंबई में रहता है, तो अकॉर्डिंग टू हिज एड्रेस मुंबई के हॉस्पिटल्स का लिस्ट आया है। तो आप जहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे इसीलिए हम बोलते आ रहे हैं कि एड्रेस प्रूफ इंपॉर्टेंट है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस प्रूफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके हिसाब से ये लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स आता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये बच्चे को जे हॉस्पिटल में जाके अपना आगे का असेसमेंट प्रोसीजर करना होगा। यहाँ पे ये पिक्चर में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक एनरोलमेंट नंबर है। एनरोलमेंट नंबर हमने ब्लर किया है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर आता है वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप नोट डाउन भी कीजिए और ये रिसीट को भी ठीक से रखिए जिससे कि ये नंबर नहीं खो जाएगा, क्योंकि ये नंबर बहुत जरूरी होता है कार्ड बाद में ट्रैक करने के लिए। तो ये रिसीट कुछ ऐसा दिखता है एंड इसका प्रिंट आउट लेके जाना जरूरी है जब असेसमेंट के लिए हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में। हाँ, तो इसके बाद का स्टेप अगर आप बता पाए कि रिसीट क्यों जरूरी है और ये लेके कहाँ जाना है? श्योर।
तो जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा, जैसे कि मैंने कहा, जो एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिसीट हमें मिलता है उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेके हमें लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स चेक करके अकॉर्डिंगली हॉस्पिटल में जाना है असेसमेंट के लिए। हर हॉस्पिटल के अलग अलग डेज होते हैं असेसमेंट के, तो ये आप जरूर के जाना कि जो हॉस्पिटल आपको मिला है वहाँ पे असेसमेंट के डेज क्या है, उसके टाइमिंग्स क्या है। हम जनरली पेरेंट्स को ये सलाह देते हैं कि पहले पेरेंट्स आप खुद जाइए, बच्चों को मत लेके जाइए, पहले जाके देख लीजिए कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, किस टाइम पे डॉक्टर्स आ रहे हैं, क्या अपॉइंटमेंट मिल रहा है, कैसा सिस्टम है। तो फिर जब आप बच्चों को लेके जाएंगे तो वो एक इजी प्रोसीजर रहेगा, क्योंकि बच्चे काफी टाइम के लिए बैठ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए उतना रुकना नहीं पड़ेगा और एक दिन में आपका असेसमेंट हो जाएगा। जी जी, जैसे हमारे केस में, जैसे हमें ये एनरोलमेंट, मैंने फॉर्म भर दिया था, सबमिट हो गया, तो मुझे मेरे ईमेल पे ये एनरोलमेंट स्लिप आई थी। तो वो एनरोलमेंट स्लिप और फॉर्म का कॉपी, हार्ड कॉपी, फोटो कॉपी किया हुआ, वो साथ लेके कूपर हॉस्पिटल गए थे हम। तो पहले मैंने फोन करके पूछ लिया था, और वहां पर मेरे कलीग भी काम करते, तो पता कर लिया था किस डे पे ऑटिज्म के लिए असेसमेंट होता है, और उस राइट। पर्टिकुलर डे पे हम उस हॉस्पिटल में गए थे असेसमेंट के लिए। तो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि वहाँ जो असेसमेंट होता है वो आपको शायद 7 या 8 अलग अलग जगह जाना पड़ेगा उस हॉस्पिटल में। आपका जो शुरुआती होता है, जहाँ पर आप पेपर बनवाते हैं, फिर उसके बाद 1-2 जगह और आपका असेसमेंट होता है, फिर पीडियाट्रिशियन के पास होता है, फिर साइकाइट्रिस्ट के पास होता है, फिर साइकोलॉजिस्ट के पास होता है। कभी कभी वो दोबारा पीडियाट्रिशियन के पास भेजते हैं, जैसे हमको भेजा गया था। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ये सोच के और प्लान करके चलिए कि आपके 4 से 5 घंटे एटलीस्ट वहां लगने वाले हैं। जैसे आपको पता चलता है कि डे कौन सा है और आप डिसाइड करते हैं जिस दिन जाना है, मेक श्योर कि आप जल्दी सुबह चले जाएं, ताकि सारी जगह आपका नंबर जल्दी जल्दी आए, आपका पेपर भी जल्दी बने और सारी चीजें जल्दी हो जाए। और अगर आप ऑटिस्टिक बच्चे को साथ में लेके जा रहे हैं, तो जैसे मैं हमेशा काइजर को अगर कहीं लेके जाना है जहाँ बहुत भीड़ है या बहुत टाइम लगने वाला है, आई ऑलवेज कैरी हिज सेंसरी टॉयज अलॉन्ग। हम्म। तो अगर वो परेशान हो रहा है भीड़ को देख के, अ, उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो वो अपने सेंसरी टॉयज के साथ खेलता है, या जो भी उसे टैक्टाइल हो, जैसे भी आपके बच्चे की सीकिंग हो, तो उस हिसाब से आप लेके जा सकते हैं। सो कंफर्टेबली हो, एटलीस्ट हमारा कंफर्टेबली हो गया था। वो परेशान हो रहा था, बट सेंसरी टॉयज हेल्प्ड अस अ लॉट। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये जो आपने प्रैक्टिकल टिप्स दिया है एक पेरेंट के पर्सपेक्टिव से, ऑफ कोर्स हम एक प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से पूरी कोशिश करते हैं कि हम कैसे ये प्रोसेस इजी बना सकते हैं पेरेंट्स के लिए, बट आपने जो टिप्स दिए हैं आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल होंगे पेरेंट्स के लिए, ये जानने के लिए हाँ। कि बेसिक बेसिक क्या स्टेप्स है जो हम एज अ पेरेंट ले सकते हैं, हम्म। ये पूरा प्रोसीजर थोड़ा इजी बनाने के लिए अपने बच्चों के लिए। ये बहुत जरूरी है कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका ठीक से हो। और एक और चीज, सारे हॉस्पिटल्स में, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो या बड़े हॉस्पिटल्स हो, जरूरी नहीं कि आपका जो पर्टिकुलर डिसेबिलिटी का आप असेसमेंट करवाना चाहते हो वो उस हॉस्पिटल में हो। ये जरूरी नहीं है। कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में ही, अलॉटेड गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट किए हुए हॉस्पिटल्स में ही यस। होता है। जैसे मुंबई में जिस एरिया में मैं रहती हूँ, तो उस पूरे एरिया के लिए मेरे ख्याल से 1/4 मुंबई के लिए, मतलब मैं ऐसा ऊपर कह सकती हूँ, हॉस्पिटल में होता ऑन है, एन यस। एवरेज कूपर हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है। तो इसलिए वो जरूरी है कि आप एड्रेस ठीक से डालें। तो वो जो लिस्ट आएगा उसमें उस हॉस्पिटल में फोन करके या पर्सनली आप जाके पता करेंगे कि किस दिन आना है, कितने बजे आना है, और एक कौन कौन से अकाउंटर्स पे आपको जाना है, मतलब कौन कौन सी ओपीडी में जाना है, ये भी आप बिफोर हैंड पता करते हैं। तो जब आप बच्चे के साथ आएंगे तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी आप। यस। सो यहाँ पे मैं बस एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, एक जी। टिप ऐड करना चाहती हूँ जो हम पेरेंट्स को देते हैं, कि जब आप असेसमेंट के लिए जाते हैं, ऑफ कोर्स उम्मीद में हम बता पाते हैं कि मुंबई में कौन से हॉस्पिटल्स है, कौन से ओपीडी हम्म। में जाना है, कौन से फ्लोर पे है। लेकिन हो सकता है कि आप जहाँ पे है, आप अगर मुंबई में नहीं है तो आप शायद उम्मीद को नहीं कांटेक्ट करोगे, तो आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं असेसमेंट के लिए, तो आप वहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर या मेडिकल ऑफिसर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये मेडिकल सोशल वर्कर यूजुअली उनके नाम से होते हैं, तो वो सारे नेविगेशन जानते हैं कि कौन से ओपीडी में असेसमेंट होगा, कौन हम्म। से फ्लोर पे होगा, तो वो आपको अकॉर्डिंगली वहां पे गाइड कर सकते हैं। तो हर हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल सोशल वर्कर मौजूद होते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं और उनको पूछ सकते हैं कि कहाँ पे जाना है, तो वो आपको गाइड कर देंगे। प्लीज आप हमें उसमें ओके। गाइड कीजिए। तो यस, सो आई विल जस्ट शो यू कि ये कैसा करना है। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल इमेज रिसाइजर का ऑप्शन सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे जब आप देख सकते हैं कि गूगल पे काफी सारे ऑप्शन आते हैं, तो एक इमेज रिसाइजर है। अगर मैं और आपने नीचे सर्च जाती हूँ में क्या तो टर्म्स डाले हैं? मैंने सर्च में सिर्फ रिसाइज इमेज डाला है, ओके। जी। रिसाइज इमेज ऑनलाइन। जी। तो यहाँ पे काफी सारे आए हैं, जैसे कि इमेज रिसाइजर है, रिड्यूस इमेजेस है, एडोबे है,
पिक रिसाइज है, तो काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ऑनलाइन, जो भी आपको पसंद है या आपको अगर कोई और पता है तो आप वो भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इमेज रिसाइजर यूज करने वाली हूँ। यूजुअली उम्मीद में हम इमेज रिसाइजर यूज करते हैं रिसाइज करने के लिए इमेजेस ये को। फ्री है? ये फ्री है, यस, जी। ऑल ऑफ देम आर फ्री। शायद कुछ होंगे जिनके कुछ वर्जन्स के लिए हमें पे करना होगा, लेकिन यूजुअली हम उम्मीद में इमेज रिसाइजर यूज करते हैं, तो ये कम्प्लीटली फ्री है यूज करने जी। के लिए। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट इमेज पे जाऊंगी और size करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस है, या तो आपको अगर डायमेंशंस पता है कि इमेज के क्या होने चाहिए तो आप यहाँ पे डायमेंशंस डायरेक्टली डाल के रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ जो पे कि मुझे अभी वो साइज डायमेंशन, में वो साइट पे नहीं दिया है डायमेंशंस क्या चाहिए, वहां करेक्ट, उन्होंने तो फोटो हमें के अभी लिए। नहीं जी। पता है कि डायमेंशन हमें क्या चाहिए, तो हम बाय परसेंटेज रिसाइज करेंगे। तो यहाँ पे यूजुअली ऑन एन एवरेज अगर मैं 50-60% या 30% तक करती हूँ तो वो यूजुअली वो ब्रैकेट में आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी यहाँ पे रिसाइज इमेज बोलती हूँ तो ये 77 केबी का था पहले, अभी ये 12 केबी का हो गया है। आई थिंक ये बहुत ही छोटा हो गया है, हमें 15 to 30 केबी होना चाहिए था। तो मैं एक बार फिर से जाती हूँ, ये करने से वो आना चाहिए। तो ये एक ट्रायल एंड एरर का भी थोड़ा सा है, जी। तो जी। इसलिए मेक श्योर कि यू हैव टाइम ऑन यू व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म। तो यहाँ पे अभी हाँ। मैं फिर से रिसाइज करूंगी, और अभी ये 17 केबी का हो गया है, तो ये 15 to 30 के ब्रैकेट में आ रहा है। तो आई कैन जस्ट डाउनलोड एंड आई कैन अपलोड दिस इमेज ऑन द फॉर्म। यस, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा हर बार, जैसे आपने जहाँ डायमेंशंस तो दिए नहीं है साइट पे, तो आपको राइट, परसेंटेज वाला ही ऑप्शंस चूज करना पड़ेगा। और उस परसेंटेज के हिसाब से आपको थोड़ा सा एक अंदाजा लेना पड़ेगा इनिशियली। अंदाजा लेके हाँ, उसको रिसाइज करना पड़ेगा। 50% करना यूजुअली है, वो आ 6। जाता है, यस, जी, फोर्टी इट इज अ परसेंट कर। ट्रायल एंड एरर, बट यूजुअली वो आ हाँ, जाता है। तो जब आप कैन यू प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस। श्योर, या जी, सो जब यहाँ हमने किया तो अब ये डाउनलोड करना है ना, ये इमेज। हाँ, तो यहाँ पे डाउनलोड इमेज ऑप्शन है, तो जी। मैं अभी इसको डाउनलोड करके आपको दिखाती हूँ। आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू सी इट, बट हम ट्राई करते हैं। हाँ, वी कैन सी। कैन यू सी माय इमेज? यस यस, डाउनलोड्स में। यस यस सो यू कैन। हाँ, तो इसका पिक्सल बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, ये सेम क्लैरिटी का इमेज है। तो ये आप इजीली अपलोड कर सकते हैं आपके फॉर्म पे। हाँ, और उसी तरह जो आधार कार्ड का उन्होंने दिया, आई थिंक 50 to 100 का है वो, ये भी। वो 10 to 100 का है, तो यूजुअली रिसाइज नहीं करना पड़ता है। अगर ओके। करना पड़ा तो आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं उसमें भी। जी, तो इमेज रिसाइजर के द्वारा हम वो रिसाइज कर यस, सकते हैं। ओके, फाइन यस। फाइन। एक चीज है कि ये यूडीआईडी कार्ड विद टी स्टेटस क्या होता है? टी, टी फॉर टैंगो, टी स्टेटस। जी। तो थैंक यू रूही, आपने बहुत अच्छे से हमें डेमो और रिसाइजिंग पार्ट दिखाया। तो जैसे हमने अभी जैसे रूही ने बताया उस स्टेप को फॉलो करते हुए हमें फॉर्म सबमिट करना है। और फॉर्म सबमिट करने के बाद हमें जो पीडीएफ आती है उसे डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद पहली स्टेप है फॉर्म फिलअप करना। दूसरी स्टेप होगी हमारी उस फॉर्म की प्रिंट आउट लेने। जैसे कि हमारे पास दो पीडीएफ आएंगे, एक रहेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म और एक आपकी रिसिप्ट रहेगी। रिसिप्ट पर आपके हॉस्पिटल्स के नाम रहेगी जो रूही ने हमें दिखाया था। तो हम्म। इन दोनों को हमें डाउनलोड करके प्रिंट निकालनी है और आपके नियरेस्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा वहां पर आपको जाना है। तो ये फॉर्म लेके पेरेंट्स पहले इंक्वायरी के लिए जा सकते हैं, और दूसरी बार बच्चों को लेके वो जा सकते हैं जहाँ पर असेसमेंट प्रोसेस होता है। जो हर एक डिपार्टमेंट, जैसे भावना ने भी कहा था कि उन्हें साइकेट्रिक डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट या आईक्यू टेस्टिंग के लिए अलग अलग डिसेबिलिटीज के हिसाब से उनको एक एक डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। जो भी डॉक्टर टेस्टिंग मेंशन करते हैं वो टेस्टिंग कराने पड़ते हैं, जिसे हम असेसमेंट प्रोसेस कहते हैं। वो टेस्टिंग होने के बाद हॉस्पिटल की तरफ से वो फॉर्म सबमिट किया जाता है ऑनलाइन। और उसके कुछ महीनों बाद हम उस फॉर्म को डाउनलोड, उस कुछ महीनों बाद हम चेक कर सकते हैं कि हमारा यूडीआईडी कार्ड, ई यूडीआईडी कार्ड आया है या नहीं आया है। और हम अगर आया होगा तो डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि अगर यूडीआईडी कार्ड आ गया होगा तो वहां पर आप देखोगे कि डिसेबिलिटी डिटेल्स होंगे, और वन साइड एक फोटो होगा, बीच में टी हो सकता है या फिर पी हो सकता है। टी का जैसे भावना ने कहा कि टी मेंशन किया जाता है, इसका मतलब होता है टेम्पररी डिसेबिलिटी। और ओके। अगर पी होगा तो उसका मतलब होगा परमानेंट डिसेबिलिटी। और मैं बहुत से पार्टिसिपेंट क्यूरियस हो गए कि ये क्या होता है टी और पी। तो जी। टी का जैसे कि कहा कि टेम्पररी, इसका मतलब होता है बच्चों के लिए स्पेसिफिकली होता है, जहाँ पर पता होता है कि ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज होती है या कोई अन्य प्रकार की डिसेबिलिटी होगी तो उसमें चेंजेस होने की बहुत सारी संभावना होती है। बच्चों को अगर थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो चेंजेस होते रहते हैं डिसेबिलिटी में। और उस हिसाब से डिसेबिलिटी के परसेंटेज बदलते रहते हैं। और ये टेम्पररी डिसेबिलिटीज के लिए अगर मैंने ये साल में किया है, 2023 में मैंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, और मेरे कार्ड पर वैलिडिटी भी रहेगी अगर टेम्पररी रहेगा तो। अगर वैलिडिटी 5 साल बाद की होगी, सपोज फॉर एग्जाम्पल 2027 में मुझे फिर से वो कार्ड रिन्यू करना पड़ेगा,
और रिन्यू करने के बाद जो भी सेम प्रोसीजर है, असेसमेंट वगैरह करनी होती है, और उसके बाद अगेन टेम्पररी होगा तो उसका स्टेटस चेंज किया जाता है। अब परमानेंट डिसेबिलिटी होगी जिसमें कोई भी चेंजेस होने के चांसेस नहीं होते, उस समय परमानेंट डिसेबिलिटी दी जाती है और वो लाइफ टाइम के लिए हमारे वो कार्ड वैलिड रहता है। ओके ओके, थैंक यू अश्विनी। एक और क्वेश्चन ये है कि अगर किसी के पास ओल्ड डिसेबिलिटी कार्ड है और उसके पास यूडीआईडी नहीं है, जैसे आपने बताया कि यूडीआईडी एक रिसेंटली आया हुआ फैसिलिटी है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए अगर उनको यूडीआईडी कार्ड चाहिए हो तो डेफिनेटली, तो जैसे कि बस एक बैकग्राउंड देने के लिए, यूडीआईडी कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट से आया है 2016 में। इसके जी। पहले और एक एक्ट होता था जो कि था पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, और इसके अंडर भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना सकते थे जो कि ओल्ड फॉर्मेट में होता था। तो अगर कोई बच्चा अभी अडल्ट है और उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो प्रोबेबली ओल्ड फॉर्मेट में होगा, तो फिर उसको अपडेट करने की जरूरत है, जैसे कि आपने राइटली बोला। तो ये अपडेट करने के लिए अगेन सेम प्रोसीजर होता है, हम वही फॉर्म फिल करते हैं जो हमने यूडीआईडी के लिए आज डेमो देखा। एंड उस फॉर्म में जो सेकंड पार्ट है यानी कि डिसेबिलिटी डिटेल्स, तो उसमें जो डू यू हैव अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नाम का क्वेश्चन था, उसमें हम यस डाल के ओल्ड सर्टिफिकेट अगर अपलोड करते हैं तो एक तो वो डॉक्टर्स के लिए भी असेसमेंट स्टेज पे इजियर होता है कि आपके पास एक ओल्ड सर्टिफिकेट है, तो वो उसी को आधारित रखते हुए एक बेसिक असेसमेंट करके आपको न्यू सर्टिफिकेट दे सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर किसी का एक्सपायर हुआ है, जैसे कि ओल्ड सर्टिफिकेट जो था वो भी कभी कभी टेम्पररी होता था या कभी कभी परमानेंट होता था, तो अगर वो एक्सपायर हो गया है तो फिर हम वो नहीं अपलोड करते तो भी चलता है, हम डायरेक्टली न्यू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, वो अपडेट करना जरूरी है ताकि हमें यूडीआईडी कार्ड भी उसके साथ मिल सकता है। परफेक्ट, थैंक यू। एक क्वेश्चन ये है कि जो प्रोविजंस है घटना के हिसाब से या जो हमारे कायदे बने हुए हैं उस हिसाब से, जो 40% डिसेबिलिटी और 90% डिसेबिलिटी, इनके प्रोविजंस अलग अलग है या सिमिलर है? ओके, तो इसका आंसर ये यस, दोनों जो परसेंटेज दिए हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। तो उस हिसाब से जो जिनको 40 या 40 के ऊपर के परसेंटेज के हिसाब से अगर डिसेबिलिटी होगी तो उनके लिए जो प्रोविजंस होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली योजनाएं और स्कीम्स है, वो हम्म। स्टेट लेवल पर उनको अवेल कर सकते हैं। जो स्टेट के स्कीम से वही वो ले सकते हैं। और जिनके परसेंटेज ज्यादा होते हैं, अबाव 85 होते हैं या फिर 90 अबाव होते हैं, उनके लिए एक एडिशनल प्लस पॉइंट ऐसा होता है कि वो स्टेट के भी प्रोविजन ले सकते हैं, साथ ही साथ दूसरे स्टेट के भी प्रोविजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बॉम्बे में है और दिल्ली के भी, उनके दिल्ली स्टेट के कुछ अलग प्रोविजंस होंगे, कुछ और हम्म। दूसरी स्कीम्स होगी, उसके भी वो लाभ ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जिनके परसेंटेज ज्यादा है उन्हें ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है, इस वजह से वो नेशनल लेवल के जो स्कीम्स एंड प्रोविजन है उनका लाभ ले सकते हैं। और जिनकी परसेंटेज 40 या 80 के बीच में है, वो स्टेट लेवल के प्रोविजन ले सकते हैं। चीज ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो परसेंटेज होता है, ये क्यों दिया गया है। एक तो ये जब असेसमेंट होता है तो वो परसेंटेज ये दिखाता है कि जो डिसेबिलिटी है या जो डिफिकल्टी बच्चा फेस कर रहा है वो डेली लाइफ में कितना अफेक्ट कर रहा है या डेली लाइफ में कितने सपोर्ट की जरूरत है। तो फॉर हाँ। एग्जाम्पल 40% अगर डिसेबिलिटी है तो ये माना जाता है कि ओके 40% है डिसेबिलिटी, तो बच्चे को शायद थोड़ा मिनिमल सपोर्ट की जरूरत होगी और इसलिए कुछ स्कीम्स अवेलेबल होते हैं। मानो हम्म। 90% अगर डिसेबिलिटी आती है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सपोर्ट की जरूरत है, शायद जो डिसेबिलिटी है वो बहुत अफेक्ट कर रही है डेली के एक्टिविटीज को, तो इसलिए ज्यादा स्कीम्स की उनको जरूरत होती है। कभी कभी ये भी होता है कि बच्चों को 25% डिसेबिलिटी आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिसेबिलिटी नहीं है उनको, वो बस ये माना जाता है कि अगर 40% से लेस है तो इसका मतलब जो डिसेबिलिटी है वो डेली लाइफ में शायद इतना नहीं अफेक्ट कर रही है, और अगर कर भी रही है तो थेरेपी के थ्रू या बाकी इंटरवेंशन के थ्रू वो स्किल्स बढ़ाए जा सकते हैं। उनको जो स्कीम्स है या जो गवर्नमेंट के प्रोविजन है उनकी शायद उतनी जरूरत नहीं है कंपेयर टू जिनकी ज्यादा है। कंपेयर टू 40% एंड मोर देन 40%। जी जी जी। तो रूही एंड अश्विनी, थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने बताया है, हमारा हैंड होल्ड किया है और हमें अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया है थ्रू आउट। सो होपफुली ये हमारे सारे पेरेंट्स को और जो जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूडीआईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं उन सबके लिए ये फायदेमंद रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। आई थिंक हमें भी एक बहुत डिफरेंट ऑडियंस से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, तो ये हमारे लिए भी बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, तो थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सो मच। वी आर होपिंग कि हमने बहुत से पार्टिसिपेंट्स के जो क्वेश्चन थे और ये डेमो देखकर उनकी एक सहायता हो जाएगी कि जो भी फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं फ्यूचर में, तो उनको एक सपोर्ट मिलेगा और क्वेरीज आ रही है तो उसमें से उनको डिफिकल्टीज नहीं फेस करनी पड़ेगी। और इन केस अगर कुछ रीच आउट, अगर आप जब फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, अगर उस समय में भी किसी को कुछ मदद चाहिए होगी तो हाँ, आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। हम
डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे आप सभी को। थैंक यू, ये बहुत बड़ी हेल्प होगी। अगर कोई फॉर्म फिल करते समय कहीं या तो फिर हॉस्पिटल में जहाँ भी जाते हैं, अगर वहाँ अगर किसी को दिक्कत आती है तो डेफिनेटली अगर आप आपके किसी भी तरीके से आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे पाएंगे तो दैट इज गोइंग टू हेल्प। तो क्या मैं डिस्प्ले कर सकती हूँ वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके? श्योर। एंड मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि उम्मीद में 10th अप्रैल को, यानी कि एक हफ्ते बाद एक यूडीआईडी कैंप होने वाला है। तो जैसे कि हमने आज एक डेमो देखा कि फॉर्म फिलिंग क्या होता है, इसके क्या स्टेप्स होते हैं। तो अगर किसी को डिफिकल्टी आ रही है फॉर्म फिलिंग वाले स्टेप में, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें, तो डेफिनेटली आप ये कैंप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एंड हम उम्मीद के क्लिनिक में आपको सपोर्ट कर पाएंगे। आप वहाँ पे आ सकते हैं डॉक्यूमेंट्स लेके, हम आपको फॉर्म फिलिंग में सपोर्ट कर पाएंगे इसीलिए। अच्छा, मतलब वहाँ लाइव उनका मतलब फॉर्म फिलिंग हो लाइव जाएगा? एक कैंप ओके, होने वाला है। इंडिविजुअली उनके डॉक्यूमेंट्स लेके उनका फॉर्म फिल किया जाएगा और साथ ही साथ उनके नेक्स्ट स्टेप के लिए गाइड किया जाएगा। जो भी उनका डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो हॉस्पिटल आएगा, हॉस्पिटल में कब जाना है, किससे मिलना है, कौन से डेज पर जाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें दी जाएगी। और जैसे कि मैंने कहा था कि उम्मीद में हर फैमिलीज को सोशल वर्कर है, तो इन्हें भी एक सोशल वर्कर असाइन किया जाएगा। इन केस जब असेसमेंट होने के बाद भी अगर फैमिलीज को ये फॉर्म डाउनलोड करना होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा, तो उन्हें कैफे या कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। उनके जो असाइन सोशल वर्कर है वही उन्हें सपोर्ट करेंगे एंड ऑफ द प्रोसेस तक। तो वाओ यहाँ पे हम वाओ। लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ले सकते हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम हाँ, आप स्लॉट्स देंगे आने के लिए। जी, तो इसके कोई चार्जेस? नहीं नहीं, कोई नहीं, यहाँ सो पे ये ये फ्री कैंप है। सो सारे पेरेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगी, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया इन्होंने। सो फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे इन्होंने बताया 10th अप्रैल। टाइमिंग क्या रहेगा, किस टाइमिंग में आना है? हम आपको डिटेल्स बाद में दे देंगे, तो आप वो ओके, डिसेमिनेट वो कर मैं अपने यूट्यूब सकते के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक मोस्टली यू वेरी। भावना ये फुल डे कैंप होगा, जहाँ पर हर एक पार्टिसिपेंट को पूछा जाएगा कि कौन से दो स्लॉट में होगा। एक मॉर्निंग स्लॉट रहेगा और एक आफ्टरनून स्लॉट रहेगा। जो भी टाइमिंग वो पार्टिसिपेंट प्रेफरेबल रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आफ्टरनून स्लॉट में प्रेफरेबल है तो उन्हें आफ्टरनून स्लॉट दिया जाएगा। तो दो ओके, से 5 बजे का आफ्टरनून स्लॉट है और मॉर्निंग 10 to 1 o'clock तक का मॉर्निंग स्लॉट है। जी तो जी। अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से पार्टिसिपेंट चेक कर सकते हैं कि उन्हें कौन सा स्लॉट इजी रहेगा आने के लिए। और जैसे कि बिफोर द कैंप हम पार्टिसिपेंट्स के डॉक्यूमेंट्स के लिए उनसे कांटेक्ट करते हैं, जैसे कि हमें भी आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत रहेगी। तो उस समय हम पार्टिसिपेंट से कोऑर्डिनेट करते हैं कि कौन से टाइम पे उन्हें प्रेफरेबल रहेगा और वो समय पे वो आ सकते हैं। ओके, ओके, ये मतलब हैंड होल्डिंग भी नेक्स्ट लेवल की हो गई है। थैंक यू। थैंक यू। शायद हमारे पेरेंट्स इसका जो लाभ उठा पाएंगे, जो आपका सोशल सर्विस टीम कर रहा है, सोशल वर्क टीम कर रहा है। सो थैंक यू सो मच रूही एंड अश्विनी, दिस वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और आपने थैंक काफी थैंक अच्छे से यू। एक्सप्लेन किया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है, और वो हम सभी को बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू, थैंक बाय। यू। थैंक यू बाय गाइस, बाय। सी यू। बाय बाय।